तो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिशन 2019 पर नजर, यही प्राथमिकता मोदी सरकार की नजर आ रही है और इसी के तहत आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। 9 नए चेहरों को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में और 4 मंत्रियों को प्रमोट भी किया गया है। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति 9 नए चेहरे और 4 मंत्रियों का प्रमोशन। गवर्नेंस के साथ मिशन 2019 पर नजर है मोदी सरकार की। इस कैबिनेट विस्तार में अगर कोई स्टार बनकर उभरा है तो वो है निर्मला सीतारमन। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पीएम मोदी ने निर्मला सीतारमन को रक्षा मंत्री का प्रभार सौंपा है। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not इस फैसले की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री होने का गौरव हासिल हुआ है निर्मला सीतारमन को। रक्षा मंत्री होने के नाते सीतारमन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का हिस्सा होंगी। सीतारमन के बाद जिस मंत्री का कद सबसे ज्यादा बढ़ा है उसमें पीयूष गोयल शामिल है। पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। पीयूष गोयल रेल मंत्रालय के साथ साथ कोयला मंत्रालय का काम भी देखेंगे। सुरेश प्रभु को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सीतारमन और पीयूष गोयल के साथ धर्मेंद्र प्रधान का कद भी बढ़ाया गया है। जानकारों के मुताबिक काम के साथ ओडिशा के सियासी समीकरण को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को प्राथमिकता दी गई है। ओडिशा बीजेपी के एजेंडा पर सबसे ऊपर है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का कद बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, उन्होंने हमको इस प्रकार की एक भूमिका में जिम्मेदारी दिया है। 2022 तक भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को निवेदन किया है। सबकी एक ही लक्ष्य है, उस काम पे जुटे। देश की आजादी की 75 साल पूरा होते हुए एक नया भारत की निर्माण करना। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों को भी संदेश देने की कोशिश की है। केरल में ईसाई वोटरों की खासी अहमियत है और इसी को ध्यान में रखते हुए अल्फोंस कन्नथानम को जगह मिली है। इसके अलावा सरकार के एकमात्र मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा इस बात को लेकर के जोर रहा है कि जो गरीब है, जो कमज़ोर तबका है, जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। डेवलपमेंट विद डिग्निटी होना चाहिए, सम्मान के साथ सशक्तिकरण होना चाहिए और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। इस मंत्रिमंडल विस्तार से सबसे ज्यादा झटका लगा है उमा भारती को। उमा भारती से जल संसाधन और गंगा सफाई छीन लिया गया। उमा भारती अब पेयजल और सफाई मंत्रालय का कार्यभार देखेंगी। नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय के साथ जल संसाधन और गंगा सफाई का प्रभार दिया गया है। दीदी, प्रधानमंत्री जी देख भी रही थी टीवी पे कि मैं नाराज हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ बाबा। मेहरोनी का कल का प्रोग्राम क्या दोपहर को तय हुआ, वो 1 महीने पहले से तय था। बड़ा और मेहरोनी के जो प्रोग्राम। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए मोदी सरकार अपने मैक्सिमम गवर्नेंस के एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या अब 76 हो गई है। पीयूष गोयल 3 साल में तीसरे रेल मंत्री हैं। एक के बाद एक हुए रेल हादसों ने सुरेश प्रभु की रेल मंत्रालय से छुट्टी कर दी, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ जिस रेल मंत्रालय का ताज पीयूष गोयल को दिया गया है वो कांटों भरा है, जिसकी चुभन उन्हें भी आने वाले दिनों में महसूस करनी होगी। राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब देश की अगली रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। मोदी कैबिनेट के विस्तार में निर्मला सीतारमन का कद बढ़ा है और उन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाकर रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रीमती निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन देश की अगली रक्षा मंत्री। दक्षिण भारत की राजनीति का चेहरा माने जाने वाली निर्मला सीतारमन के कंधों पर अब देश की रक्षा का जिम्मा है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में निर्मला सीतारमन को रक्षा मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट में निर्मला को प्रमोशन मिला है। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले उनके पास वाणिज्य मंत्रालय का जिम्मा था। मैं सोचती हूँ इससे भारत में महिला को एक जरूर संदेश जाएगा कि अगर हम मेहनत करें
तो पार्टियां भी, सरकार भी, सब भी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार है। ये देश ऐसे नहीं है कि महिला को दबा के रखेंगे। निर्मला की खास बात यह है कि वो अच्छी वक्ता है और हर मंच पर असरदार तरीके से अपनी बात रखती हैं। निर्मला कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो केंद्र की राजनीति में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। माना जाता है कि निर्मला सीतारमण के कामकाज से पीएम मोदी काफी खुश थे और कहा जाता है कि वाणिज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कई अहम समझौते किए थे, जिससे वाणिज्य के क्षेत्र में मोदी सरकार को काफी मदद मिली थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी निर्मला ने बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर मोदी के नारों का असरदार तरीके से प्रचार किया था। यही वजह है कि सत्ता में आते ही उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। For the due discharge of my duties as such minister. श्रीमती निर्मला सीतारमण जो अपनी मेहनत और काबिलियत से इस स्तर पर आई हैं कि इस देश की वो रक्षा मंत्री बनी हैं, वो इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक इस देश का सवाल है, ये पहली बार है इस देश के इतिहास में कि 2 महिलाएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में हैं और दोनों अपनी काबिलियत के आधार पर हैं। निर्मला सीतारमण के बारे में सबसे खास बात है कि वो दक्षिण भारत के 3 राज्यों से जुड़ी हुई है। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ, शादी आंध्र प्रदेश में हुई, जबकि कर्नाटक से राज्यसभा में पहुंची। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया, फिर एमफिल की डिग्री हासिल की। वो 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रहीं। मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ही रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए फुल टाइम रक्षा मंत्री की जरूरत महसूस हो रही थी। यही वजह है कि निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी महिला को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए रक्षा मंत्रालय भी अपने पास रखा था। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार खत्म हुआ, लेकिन आकर्षण का केंद्र रही निर्मला सीतारमण, क्योंकि देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री का कार्यभार उनको सौंपा गया है। इससे पहले इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ऐसे में अब देखना है कि निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी से मोटी लकीर खींच पाती हैं कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नई रक्षा मंत्री यानी निर्मला सीतारमण से न्यूज़ नेशन के संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। न्यूज़ नेशन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला जी, सबसे पहले न्यूज़ नेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। पहला और स्वाभाविक सवाल यही है कि देश को रक्षा मंत्रालय में एक महिला नेतृत्व मिला है। किस सशक्तिकरण के साथ आप इस नेतृत्व को संभालने के लिए तैयार हैं? पहला, मुझे बहुत आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी एक भी मौका छोड़ते नहीं है महिला सशक्तिकरण के विषय में। मगर आज इस निर्णय के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में 2 महिला होंगे। पूरे दुनिया को भारत देश से ये संदेश जा रहा है कि डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स और CCS में महिला सहभागीदारी क्लियरली दिखाई दे रही है। इसलिए मैं इसको सिर्फ मेरा एक तरक्की के नज़रिया से नहीं देखती हूँ। भारत देश में महिला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के 2 महिला के साथ काम करने वाले, ये बड़ा संदेश है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उसको किस तरह से डिसाइड करने के मूड में हैं आप, और किन प्रायोरिटीज़ एरियाज़ को लेकर आगे चलेंगी? 2 साल का एक महत्वपूर्ण कार्यकाल आपके पास। हाँ बिल्कुल है, मगर अभी प्रायोरिटी के ऊपर अभी बात करना उचित नहीं है। चार्ज लेने के बाद, सबसे बात करने के बाद, फाइल्स थोड़ा कम पढ़ने के बाद उसके ऊपर मैं बात कर पाऊँगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ निर्मला सीतारमण जी, रक्षा मंत्री भारत, और जाहिर तौर पर तमाम स्थितियों को समझ के मंत्रालय में आगे बताएंगी कि किस तरह से आगे इस नेतृत्व को लेकर चलना है और देश की सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता करना है, मजबूत करना है। वीडियो राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो मंत्रिमंडल में सीतारमण का कद तो बढ़ा है, लेकिन अगर नए चेहरों की बात करें सरकार में, तो उसमें 4 पूर्व अफसरों को भी जगह दी गई है। अब मोदी सरकार का मिशन सुशासन है। चारों पूर्व आला अफसर सरकार के कामकाज को गति भी दे सकते हैं, यही माना जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री धर्मेंद्र प्रधान। मिशन 2019 की तैयारी, 13 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, 4 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ, 4 मंत्रियों का प्रमोशन, 9 नए चेहरों को जगह, 4 P यानी पैशन, प्रोफिशिएंसी,
प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल एक्यूमेन यानी काम को लेकर जुनून, दक्षता, पेशेवराना अंदाज और राजनीतिक कुशलता, यही वो मूल मंत्र हैं जिसके आधार पर नए मंत्रियों का चयन किया गया। मंत्रिमंडल के लिए चुने गए 9 नए मंत्री अलग अलग बैकग्राउंड से जरूर हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन में सरकार ने उनके तजुर्बे का पूरा ध्यान रखा है। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में 4 पूर्व नौकरशाहों को जगह दी गई है। सबसे पहले सत्यपाल सिंह की बात करते हैं। सत्यपाल सिंह 1980 बैच के IPS अफसर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। 2014 में वे बागपत से सांसद चुने। संजीव बालियान के बाद वेस्ट यूपी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उन्हें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। क्षेत्र के लोगों, इसलिए जो है ये मेरा सम्मान नहीं, ये मेरे क्षेत्र का, मेरे बागपत के लोगों का सम्मान है, ये मेरे किसानों का सम्मान है। आखिरी एक सवाल छोटा सा, प्रशासन में आप काम कर चुके हैं, तजुर्बा भी है, राजनीति में भी 3 साल आपको सांसद बने हुए हो गए हैं, किस मोड में चलेंगे? क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2019 की तैयारी है। देखिए, 2019 की तैयारी नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2022 का सपना है। उन्होंने एक संकल्प लिया, संकल्प से सिद्धि की और इस देश को लेकर के चलना है। हमारे सामने चुनौती बहुत हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हुए इस देश को हमको परम वैभव की तरफ ले जाना है। नौकरशाह के रूप में RK सिंह भी खासी चर्चा में रहे हैं। RK सिंह को अपनी बेबाक राय के लिए जाना जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बिहार बीजेपी के नेताओं पर पैसे देकर टिकट देने का आरोप लगाया था। RK सिंह पूर्व IAS अफसर हैं। बिहार के आरा से वो सांसद हैं। RK सिंह को ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पर कॉन्फिडेंस किया और उस विश्वास को मैं बिल्कुल ये रिपेयर करूंगा, उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। पूर्व नौकरशाहों में अहम नाम अल्फोंस कन्ननथानम का भी है। कन्ननथानम को केरल में बीजेपी का चेहरा माना जाता है। केरल के कोट्टायम में जब वे 1989 में कलेक्टर थे तो लिटरेसी बढ़ाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। इस जिले को उन्हीं के चलते देश के पहले फुल लिटरेट जिले का दर्जा मिला। कन्ननथानम 27 साल IAS रहे हैं। उन्होंने DDA कमिश्नर के पद पर भी काम किया है। अपनी अतिक्रमण विरोधी मुहिम की वजह से उन्हें डिमोलिशन मैन भी कहा जाता था। उन्हें पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। एक और नौकरशाह जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी पूर्व IFS अफसर रह चुके हैं। वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4P फॉर्मूले को अपनाया है। अब टीम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास समय कम है और काम ज्यादा करना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को कहा है कि लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन ने मोदी के मंत्रियों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में वो किस तरीके से देश के विकास को, देश की तरक्की को रफ्तार देने वाले हैं। डेवलपमेंट विद डिग्निटी होना चाहिए, सम्मान के साथ सशक्तिकरण होना चाहिए और उसको लेकर के हम लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में जो और भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर हम विजय हासिल करें। हम इस 3E फार्मूला लेकर के हमने शुरू से इसमें आगे बढ़े हैं हम, जिसमें तो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और एम्पावरमेंट है। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के माध्यम से हर गरीब की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसकी हम कोशिश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गुरुतर दायित्व सौंपा है उसका अक्षरशः पालन और उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। आगे काम करना है, सबको, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी के उस मूल मंत्र को लेके चलिए। कि मुझे देश के किसानों के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और मैं ये मानता हूँ कि जो नया भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम 2022 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में विकसित करेंगे। भारत के विकास का रास्ता देश के किसानों के घर से होकर के जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले यह संकल्प लिया था कि हम 5 साल में देश के किसानों की आमदनी दुगना करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में पूरे प्राणपण और पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे।
सबको साथ लेकर चलेंगे और देश की आबादी के हिसाब से अगर मजदूरों की हमने चिंता नहीं की तो निश्चित रूप से ये कोई बढ़िया कदम नहीं होगा। और प्रधानमंत्री मजदूर के प्रति समर्पित है, आम आदमी के लिए समर्पित है। सबको साथ में लेकर जो भी पॉजिटिव होगा उसके हिसाब से। मोदी कैबिनेट में कुछ अन्य मंत्रियों की तरक्की हुई है। इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह को प्रमोशन दिया गया है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मोदी कैबिनेट का युवा चेहरा 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी बन गए। तब से लेकर अब तक राठौड़ की तरक्की ही हुई है। अब ताजा कैबिनेट विस्तार में भी राठौड़ को देश का नया खेल मंत्री बना दिया गया है। राठौड़ ने विजय गोयल की जगह ली है। इससे पहले वो सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। मुझे लगता है देश बदल रहा है और इस नए भारत के अंदर हर वो व्यक्ति जो भारत का मान सम्मान बढ़ाता है उसकी ये पूरी की पूरी देशवासी उसकी पीठ थपथपाते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी खेल में हो। वातावरण जैसे मैंने कहा बदल रहा है, स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, कॉर्पोरेट्स आगे बढ़ रहे हैं, छोटे बड़े हर लेवल के ऊपर हर तरह के खिलाड़ी को समर्थन मिल रहा है। तो मुझे यकीन है कि सभी खेल पनपेंगे। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट में स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में विवादों के चलते उनका कद छोटा कर दिया गया। हालांकि इस बार स्मृति ईरानी को भी प्रमोशन मिला है। स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय के अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो सूचना प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थी। मोदी कैबिनेट में बिहार से सांसद गिरिराज सिंह को भी प्रमोट किया गया है। उन्हें लघु उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। यह मंत्रालय इससे पहले कलराज मिश्र के पास था, जो कैबिनेट विस्तार से पहले इस्तीफा दे चुके थे। कैबिनेट विस्तार में कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनका कद घटा है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी इनके कामकाज से खुश नहीं थे। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी राज में अब खेल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्यवर्धन के कंधों पर है। नए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन ने बातचीत की। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो खेल में हिंदुस्तान को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। देश के लिए पदक ला चुके और अब खेल मंत्रालय संभालेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस समय हमारे साथ में है। सर, जिस तरह से आप तमाम खेलों में आगे रहे हैं, अब आपको लगता है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है जो कमियां थी उसको दूर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उसको चला सकेंगे? मुझे लगता है इसमें जो युवा हैं इस भारत के बहुत सक्षम हैं, मजबूत हैं और उनको सुविधाएं और वो अवसर देना बहुत ज़रूरी है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या जो संगठन हैं जो खेलों को चलाते हैं, हम सभी का ये दायित्व है कि खिलाड़ी को सबसे पहले रखें, युवाओं को सबसे पहले रखें, खेल को डेवलप करें, ग्रास रूट लेवल पे जो खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं मिले और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने सिर्फ जो मुश्किल हो सिर्फ प्रतिद्वंदी के रूप में हो और मुश्किलें ना हो। खिलाड़ी होने के नाते आपके दिल में ऐसी क्या बात थी जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, खासतौर पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री? खिलाड़ी को प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे पहले खिलाड़ी हो, उसके सामने हर वो जो दिक्कत आती है उसको हटाया जाए ताकि सिर्फ जो प्रतिद्वंदी हो सिर्फ वही उसके सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हो, समस्याएं नहीं। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़, क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी भी रह चुके हैं, देश के लिए पदक भी ला चुके हैं, इसलिए मोदी के लिए वो पहली पसंद थे। वीडियो जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए रवाना भी हो गए। इसलिए अब हम बात करते हैं ब्रिक्स में जय हो की। दरअसल डोकाला फतह करने के बाद पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स में भारत के लिए आतंकवाद का मुद्दा ही सबसे बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे पर चीन इस दफे क्या रुख अपनाता है। चीन के शियामेन में डोकलाम समझौते के बाद बड़े रुतबे और कद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया भर की नजरें हैं। जहां 2 दिनों तक चलने वाली ब्रिक्स समिट भारतीय कूटनीति के हिसाब से काफी गहमागहमी वाली रहेगी। 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सदस्य 5 देशों के साथ कुल 9 देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मंगलवार को मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी,
जहां 73 दिन चले डोकलाम विवाद पर बातचीत हो सकती है। पहला तो ऑफकोर्स डोकलाम इशू, और डोकलाम इशू में चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने ऑलरेडी एक हिंट दिया हुआ है कि डोकलाम इशू में थोड़ी बहुत लॉस ऑफ प्रेस्टीज जो है वो चाइना को हुआ है। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर करे ताकि वो जो है थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए, जो लॉस ऑफ प्रेस्टीज जो है वो ठीक है। हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र में मोदी का कद बढ़ गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में साफ संदेश गया कि भारत 10 हफ्ते से ज्यादा समय तक चीन की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा है। 9वें ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। वो ब्रिक्स देशों के साथ वैश्विक आर्थिक स्थिति, वैश्विक आर्थिक प्रशासन, सुरक्षा, विकास के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समिट में आतंकवाद के विरोध पर होने वाली बातचीत को लेकर चीनी डिप्लोमेट्स की मोदी पर खास नजर है। चीन देखना चाहता है कि पीएम मोदी ब्रिक्स में इस मुद्दे को कैसे डील करेंगे। बीजिंग को डर है कि भारत इसमें पाकिस्तान को आतंक का सरगना बता सकता है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि कारोबार और निवेश बढ़ाने के अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भी उसका जोर रहेगा। Issues of interest, of course, as I said, apart from the economic aspects of the cooperation, I think there are certain developments in the world which are important for us. And I'm sure leaders, when they meet like this, are bound to look at it, including the scourge of terrorism, which has been a very important subject for us. We'd raised it in the Goa summit as well, and I'm sure it will revisit us at the summit as well. So we are really looking at it very positively to come out with a strong outcome. भारत की मेजबानी में आयोजित पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया भर के आतंकवाद की जननी कहा था। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर चीन की बेरुखी के बाद ब्रिक्स में आतंकवाद के मसले पर अब भारत के इस रुख को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि आतंकवाद के मसले पर चीन आमने सामने बातचीत से बचता रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो आपत्ति दर्ज कराएगा। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि चीन के ऐतराज के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की चिंता को दुनिया के सामने रख सकते हैं। Terrorism is an issue that affects the entire international community. We've been BRICS countries themselves have been victims of terrorism, so it's bound to be discussed. फिलहाल जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी की चीन समेत दूसरे ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से होने वाली मुलाकात में डोकलाम का मुद्दा हावी रहेगा, और यह हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे के लिहाज से सही भी है, क्योंकि बीते 3 सालों में पहली बार किसी एशियाई देश ने चीन को अपना सामर्थ्य दिखाया है। हालांकि मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात से चीन और भारत दुनिया को संदेश भी देना चाहते हैं कि दोनों देशों के नेताओं में कोई मतभेद नहीं है और वो मुद्दों को शांति से सुलझाना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप मामले में चीन से अटकी बातचीत फिर शुरू कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल को नया स्वरूप देकर पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के लिए चीन रवाना हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समिट के दौरान पीएम मोदी सीमा विवाद और आतंकवाद को लेकर चीन के रुख में कोई बदलाव ला पाएंगे? राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।